जंगल में सावन की बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया का मिट्टी का घर टपक टपक कर टूट चुका था। बच्चे भीग रहे थे और ठंडी हवा से कांप रहे थे। मेरे लाल, बस थोड़ा सहलो, मम्मी कुछ इंतजाम करेगी। माँ, भूख भी लगी है और ठंड भी लग रही है। हरियाली तोती और गोरी कौवी पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। देखो देखो, रानू का घर फिर टूट गया। हर साल यही हाल होता है। ना ढंग से छप्पर बनाती है, ना कहीं से मदद लेती है, फिर रोती रहती है बच्चों को लेकर। अरे, और देख तो बच्चों को कैसे भीगने दे रही है। अगर ये मेरे बच्चे होते ना तो मक्खन खाकर मोटे मोटे हो जाते। अरे, अब तो जन्माष्टमी आने वाली है। पूरा जंगल सजावट कर रहा है और ये शायद 2 पुराने फूल लाकर रख दे और समझे भगवान खुश हो जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे तो लगता है भगवान भी इससे मिलने आने से पहले सोचेंगे, अरे पहले इसका घर ठीक करा दूं या अपना माखन छिपा लूं। दोनों हंसकर जोर से काऊ काऊ और टाई टाई करती हैं। अरे, और तूने सुना, पिछली बार भी जन्माष्टमी पर बस 2 सूखे पत्ते चढ़ाए थे। पूजा करने आई तो कालू कौवा हंस हंस के लोटपोट हो गया था। हाँ, और फिर कहती है भगवान तो दिल देखते हैं। अरे बहन, भगवान दिल भी देखते हैं और थोड़ी चमक दमक भी पसंद करते हैं। रानू चिड़िया उनकी बातें सुनकर चुपचाप आंसू पोंछती है और घर के अंदर चली जाती है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। रानू टूटी टहनियों को जोड़कर अपना घर संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी आसमान से एक तेज आवाज आई, का का का। ये कालू कौवा था जो हमेशा दूसरों की मुसीबत में अपना फायदा ढूंढता था। अरे रानो बहन, फिर वही कहानी। साल भर मेहनत और बारिश आते ही घर ढेर। क्यों रे, ये सब झंझट क्यों करती है? कालू, घर तो बनाना ही पड़ता है। बच्चों के सिर पर छत ना हो तो माँ कैसे चैन से रहे। छत? अरे छत बनाने में भी दिमाग लगता है। तू क्यों न मेरे पास आ जाए, थोड़ा काम कर, मैं तुझे रोज 2 दाने दूंगा। ना घर बनाने की चिंता, ना बारिश की फिक्र। कालू के स्वर में मिठास कम और चालाकी ज्यादा थी। वो जानता था रानू की मजबूरी का फायदा कैसे उठाना है। कालू, मैं मेहनत करके खाऊंगी। थोड़े दाने के लिए मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। बच्चों को सिखाना है कि मेहनत से ही पेट भरता है, लालच से नहीं। अच्छा, तो फिर भूख से तड़पते रहना। देख लेना, ये मेहनत तुझे और तेरे बच्चों को ठंड से बचा नहीं पाएगी। कालू हंसते हुए आसमान में उड़ जाता है। बारिश रुक चुकी थी। रानू ने अपने बच्चों को पत्तियों से ढककर सुरक्षित बैठाया और उड़ चली। जंगल के उस किनारे है जहाँ पुराना बरगद का पेड़ था। वहाँ सबसे समझदार उल्लू बाबा रहते थे। कहा जाता था बाबा से जो भी सच्चे मन से सलाह लेता उसके दुख दूर हो जाते। बाबा नमस्ते। आओ रानो, मुझे पता है तुम क्यों आई हो। तुम्हारा टूटा घर और बच्चों की परेशानी मैं सब देख रहा हूँ। बाबा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हर साल बारिश आते ही मेरा घर टूट जाता है। मेरे बच्चे ठंड से कांपते हैं, भूखे सोते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनका बचपन डर और तकलीफ में ना बीते। रानो, जन्माष्टमी आने वाली है। ये रात बहुत पवित्र है। उस दिन जो भी सच्चे दिल से भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, उसकी मन की सच्ची इच्छा पूरी होगी। पर याद रखना, भक्ति सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से करनी होगी। ना दिखावा, ना लालच। बाबा, अगर मैं पूरे मन से पूजा करूं, तो क्या सच में भगवान मुझे एक पक्का घर देंगे? ऐसा घर जो बारिश, ठंड, गर्मी किसी में ना टूटे। हाँ रानो, लेकिन भक्ति में धैर्य और सच्चाई होनी चाहिए। बाबा, मैं कोशिश करूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जंगल में जन्माष्टमी का उत्सव पास आ चुका था। हर तरफ हलचल थी। कोई पत्तों से झूले सजा रहा था, कोई फूलों की माला पिरो रहा था। रानो भी सुबह सुबह जंगल के कोने में चली गई थी, जहाँ जंगली गुलाब और पीले छोटे फूल खिले थे। तभी पास की डाली पर हरियाली तोती और गोरी कौवी उतरती है और फिर रानो को घूरती है। अरे वाह, रानो भी सजावट कर रही है। लगता है इस बार भगवान खुद टोली में बैठकर इसके घर आने वाले हैं और साथ में लड्डू का ढेर भी लाएंगे। दोनों की बातें रानो के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फूलों की टोकरी लेकर वो घर की ओर चली गईं।
भगवान को दिखावे के नहीं, दिल की पूजा चाहिए। मैं जो कर सकती हूँ उतना ही करूँगी, बाकी वो खुद देख लेंगे। जन्माष्टमी की रात आने से एक दिन पहले रानू ने दिन भर फूल इकट्ठा किए, छोटे दिए बनाए और मंदिर के एक कोने में छोटी सी टोकरी में उसने दही, गुड़ और थोड़े से माखन का भोग भी रखा और बच्चों के साथ अपने घर लौट आई। लेकिन अंधेरे में एक जोड़ी लाल लाल आंखें चमक रही थी। ये रानू भी ना भगवान के लिए माखन और दही जमा कर रही है। अरे भगवान तो मेरे जैसे बुद्धिमान को पसंद करेंगे। ये सब भोग उनके पास जाने से अच्छा मेरे पेट में जाए। धीरे धीरे कालू ने चारों तरफ देखा कि कोई है या नहीं। फिर झटके से माखन की कटोरी उठाई, गुड़ की डली चोंच में दबाई और उड़ गया। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठा और माखन का मजा लेने लगा। वाह, भगवान का प्रसाद तो बहुत मजेदार है, लेकिन बेचारी रानू सुबह पता चलेगा तो रो रो कर मंदिर भी भिगा देगी। सुबह रानू बच्चों के साथ मंदिर आती है। सामान गायब देख वो कहती है, अरे ये किसने लिया? मेरा भोग, माखन सब गायब। माँ, अब भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं बेटा, भगवान नाराज नहीं होते, वो दिल देखते हैं, भोग नहीं। हम उनके लिए गीत गाएंगे, यही हमारा प्रसाद होगा। रानू का दिल टूटा था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बच्चों के सामने नहीं टूटने दी। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, भक्ति पूरी होगी। जन्माष्टमी की रात आ चुकी थी, लेकिन रानू के छोटे से कोने में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। भोग का माखन तो चोरी हो चुका था। फिर भी रानू ने अपने बच्चों के साथ भगवान कृष्ण के नाम का भजन गाना शुरू किया। उसके स्वर में कोई साज नहीं था, बस सच्चाई और माँ का प्यार था। कन्हैया मेरे घर भी आना, मेरे नन्हों की मुस्कान बचाना। अचानक एक हल्की सी नीली रोशनी रानू के सामने फैलने लगी और भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। रानू, तुम्हारा सच्चा दिल और बच्चों के लिए तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। कन्हैया, बस मेरे बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर दे दीजिए। कृष्ण अपने हाथ से मक्खन की एक मटकी उठाते हैं। मटकी धीरे धीरे बदलकर एक सुंदर सफेद मक्खन का घर बन जाती है। ये घर सर्दी, गर्मी, बरसात किसी से नहीं टूटेगा। इसमें हमेशा मिठास और शांति रहेगी। अब तुम जाओ अपनी डाल पे, ये घर तुम्हें वही मिलेगा। रानू अपने बच्चों को मंदिर से लेकर घर की तरफ उड़ जाती है। अगली सुबह हरियाली तोती और गोरी कौवी की नजर रानू के जादुई माखन घर की तरफ जाती है। अरे ये तो सच में मक्खन का घर है। हाय रे किस्मत, हम भी थोड़ा भजन कर लेती तो आज हमारे पास होता। दोनों जल भुनकर रह जाती है। इस तरह सच्चे दिल और निस्वार्थ प्रेम से माँ रानू को भगवान ने वरदान दिया। याद रखना, भगवान को सोने चांदी से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से जीता जा सकता। जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती सूख चुकी थी। फल, बीज और पानी का नामो निशान नहीं था। पंछी भूख से परेशान थे। बहुत मुश्किल से गोरी को एक आम मिला था। गोरी जैसे ही आम को खाने वाली थी, तभी उसका पति कालू वहाँ आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कोई खाने की चीज मिलती है तब मैं उसे तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ, और तुम यहाँ बैठकर अकेले अकेले ही फल खा रही हो। कालू जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ और अब जाकर ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाकर तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, तुम्हें कहाँ से दे। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज भी हम भूखे ही सोएंगे? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कल से तो कुछ भी नहीं खाया। बेटी, अगर मुझे अपने लिए एक दाना भी ना मिले तो भी मैं तेरे लिए जरूर लाऊंगी। तेरी ये भूखी आंखें मेरी जान से प्यारी हैं। तेरी रोटी के लिए मैं आसमान का कोना कोना छान मारूंगी। तू बस हिम्मत न हार मेरी बच्ची। एक माँ जब भूखी रहती है तो दर्द सह लेती है, लेकिन जब उसकी औलाद भूखी होती है तो उसका दिल तड़प उठता है। मम्मा, आप रो रही हो? नहीं बेटा, ये बस थकान है। तू सो जा, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए कुछ लेकर। तभी बिंदिया चिड़िया उड़ती हुई रानू के घर के बाहर आती है और कहती है, अरे चिड़िया बहन, बड़ी खुशखबरी है, जल्दी बाहर आओ। मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है। वहाँ चारों तरफ पके हुए फल ही फल है, मीठे जामुन, आम, बेर, और वहाँ के झरनों में ठंडा ठंडा पानी बह रहा है। सच में बिंदिया दीदी, क्या वहाँ मीठे बेर भी है?
हाँ मेरी प्यारी रानो, वहाँ तो एक पूरा बेर का बगीचा है, जितने चाहे खा लेना। पर बिंदिया बहन, अगर हम सब वहाँ जाएंगे तो अपने रहने के लिए घोंसले कहाँ बनाएंगे? बच्चों के बिना पंख भीग जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, वहाँ के पंछी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हम सब के लिए पहले से ही घोंसले तैयार कर दिए हैं। बड़े बड़े पेड़ों पर पत्तों से बने सुंदर आरामदायक घोंसले। क्या बात है! जैसे जैसे तुम बता रही हो, मेरा दिल वहाँ जाने को मचलने लगा है। रानो चिड़िया गुड़िया के साथ घर के अंदर चली जाती हैं और रात में गुड़िया कहती है, मम्मा, मुझे मेरा जंगल छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। हमारा पुराना जंगल, वो पेड़, वो चोटी से झरना, मेरा झूला, सब कुछ पीछे छूट गया। बेटा, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना। वहाँ हमारी यादें थीं, तुम्हारे पापा की भी। मैंने तो उन्हें यही देखा था आखिरी बार मम्मा। वो पेड़ के नीचे बैठते थे, वो आम का पेड़ भी यही था ना। अब सब पीछे छूट गया। हम परिंदों का जीवन ही ऐसा होता है मेरी जान, हम कहीं टिककर नहीं रह सकते। गुड़िया अपनी माँ के गले लगकर सो जाती हैं। अगली सुबह सभी पंछी, कालू, तोता तोती, बिंदिया, बबली कबूतरी, बंटी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। मिठू, देखो आसमान कैसा पीला पड़ गया है। न पेड़ों पर पत्ते हैं, न धरती पर दाना। अगर हम यहीं रुके रहे तो भूखे मर जाएंगे। तो क्या सब कुछ छोड़कर चले जाएं? ये हमारा जंगल है। मैंने अपने माँ पापा के साथ ये पेड़ लगाया था। यही पहली बार गाना सीखा और अब यूं ही छोड़ दूं सब कुछ। मिठू जी, मैं समझ सकती हूँ, यादें बहुत गहरी होती हैं, पर यादें साथ ले जाई जा सकती हैं। रहना है तो जिंदा रहकर, उड़कर। आपकी जान कहीं ज्यादा जरूरी है। ये जंगल फिलहाल हमें कुछ नहीं दे सकता। मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर आप नहीं चलोगे तो बाकी पंछी भी रुक जाएंगे और तब कोई नहीं बचेगा। मिठू कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर सिर हिलाता है। ठीक है, चलो अपने घर की यादों को दिल में लेकर हम एक नई उम्मीद की ओर उड़ते हैं। वही गोरी को बहुत भूख लगी थी। वो किसी को बिना बताए दाना लेने निकल गई थी। रानो चिड़िया कालो भाई के साथ गोरी को ढूंढने निकल जाती हैं। गोरी बहन, कहाँ हो? अरे कुछ तो आवाज दो। उफ, ये औरत भी ना हर बार कुछ उल्टा करती है। जब सबको साथ निकलना होता है तब इसे ही भूख लगती है। नींद आती है या अलग निकल जाती है। शायद वो सिर्फ कुछ दाना लेने गई हो। भूख सबको लगती है। दाना लेने गई या फिर आराम करने? उस दिन भी जब सबको उड़ना था, ये नीम के पेड़ के नीचे खर्राटे ले रही थी। मैं कब से कह रहा हूँ, गोरी को अकेले छोड़ना मतलब मुसीबत को न्योता देना। मगर कालू भैया, वो भटक गई होगी, शायद डर रही होगी। हमें उसे कोसने से ज्यादा उसे ढूंढने की जरूरत है। दोनों उड़ते हैं। दूर झाड़ियों के पीछे हल्की सी हरकत दिखाई देती है, जैसे कोई सो रहा हो। अरे अरे, ये तो सच में, ये तो गोरी ही है, सो रही है। वारी किस्मत, जंगल सूखा पड़ा है और इसकी नींद देखो। खर्राटे ऐसे चल रहे जैसे बादल गरज रहे हों। शायद भूख से थककर ही सो गई होगी। देखो ना, चेहरा कैसा मासूम लग रहा है। गौरी, ओ गौरी, उठ जा। रानी विक्रमादित्य की नींद पूरी हो गई हो तो जरा घर भी लौट चलें। हाय राम, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे मैं तो बस थोड़ा आराम करने बैठी थी। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। आराम करने बैठी थी या सोने आई थी? माफ कर दो कालू जी। हाँ, मैं बहुत थक गई थी और खाना खाकर बस आंख लग गई। चलो अब उठो बहन, सब इंतजार कर रही हैं। और अगली बार सोना हो तो कम से कम किसी को बता देना। सभी एक सुंदर हरा भरा जंगल में पहुंचते हैं। हर पेड़ पर फल, पानी बहता झरना देख सभी खुश होते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। ये जंगल तो हमारे वाले से भी अच्छा है। मैंने कहा था ना, ये जंगल जादू जैसा है। यहाँ ना सिर्फ फल है बल्कि ठंडे पानी का झरना भी है। सच कहूँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना सुंदर ठिकाना पाएंगे। अब यहाँ रहना ही ठीक रहेगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। क्या अब हम वापस अपने जंगल जाएंगे? हाँ बेटा, अब मौसम बदल चुका है, अब हम लौट सकते हैं।
मुझे वहाँ का हर पेड़ याद आता है, मेरी वो डाली जहाँ मैं बैठकर तुमसे कहानियाँ सुनती थी। सब पंछी उड़ चले अपने पुराने जंगल की ओर। अब उनके दिल में डर नहीं था, बल्कि ढेर सारी उम्मीद थी और साथ थे कई नए दोस्त। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव जरूरी होता है। जहाँ साथ हो, जहाँ प्यार हो, वहीं हमारा असली घर। बरसात की पहली बूंदें जब जंगल में गिरी, सबने राहत की सांस ली, लेकिन रानो चिड़िया के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके 2 बच्चे कुकू और गुड़िया तिनकों के घोंसले में बैठे थे। हे ऊपर वाले, ये बारिश मेरे घोंसले के लिए खतरा है। मेरे बच्चों को कैसे बचाऊंगी? रानो चिड़िया बारिश में भीग रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, लेकिन पास ही पेड़ पर बैठे पड़ोसी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कोवी को कोई दुख नहीं था, बल्कि वे रानो की हालत देखकर मजे ले रहे थे और अपने लकड़ी के घर की खिड़की में से झांक कर कहते हैं, अरे रानो, ये क्या हाल बना रखा है। ऐसा लगता है जैसे तूने कूड़े में अपना घर बना लिया हो। सही कहा कालू, इतनी बारिश हो रही है और देखो रानो के घर की हालत। ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से ठंडी हवा आ रही है। बच्चों को तो सर्दी लग जाएगी। हमने तो मजबूत नया घोंसला बनवा लिया है। देखो, बारिश में एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही, मगर तुम तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती हो। कभी कभी कुछ लोग दूसरों की तकलीफ देखकर मदद करने की जगह ताना मारते हैं, लेकिन रानो के पास जवाब देने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चारों तरफ चल रही थी। रानो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे बहुत भूखे थे, उनके पेट में दर्द हो रहा था। ठंड से कांपते हुए वे रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, बहुत भूख लगी है माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, बहुत ठंड लग रही है, मेरे पंख भीग गए हैं, मुझे डर लग रहा है। माँ, क्या अब कभी खाना मिलेगा? क्या हमारा घोंसला फिर से ठीक होगा? बच्चों, मेरा दिल भी रो रहा है तुम्हारी हालत देखकर, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। माँ कोशिश कर रही है। जैसे भी होगा मैं कुछ दाना पानी लाऊंगी, कोई सूखी जगह ढूंढूंगी जहाँ तुम आराम कर सको। माँ, क्या कोई हमारी मदद करेगा? शायद बेटा, हाँ, भगवान सब देख रहा है। हम गरीब हैं, मगर हम अकेले नहीं हैं। किसी न किसी को हमारा दर्द समझ आएगा। बारिश अब भी तेज थी। रानो चिड़िया अपने गीले घोंसले में बच्चों को पंखों से ढककर बैठी थी। बच्चों को भूख और ठंड दोनों सता रहे थे। तभी दूर से उड़ते हुए 2 तोते आए, हरियाली तोती और मिट्ठू तोता। वे रानो के पुराने दोस्त थे। जब उन्होंने रानो की हालत देखी तो उनका दिल भर आया। रानो बहन, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। ये लो, कुछ दाने लाया हूँ, बच्चों को खिला दो। और ये कंबल है, इन्हें बच्चों पर डाल दो ताकि उन्हें ठंड न लगे। तोता भैया, तुम लोग इतने अच्छे हो, मैं कैसे शुक्रिया कहूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे रानो, दोस्ती में धन्यवाद नहीं चलता। तुमने भी तो पहले कई बार हमारी मदद की है। जब हमें घर बनाने के लिए सूखे पत्ते नहीं मिल रहे थे, तुमने ही तो हमें दिए थे। हाँ, और तुमने कभी किसी को मना नहीं किया। आज तुम्हें जरूरत है तो हम कैसे दूर रह सकते हैं। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। मुझे अब लग रहा है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। बारिश अब रुक चुकी थी। रानो चिड़िया को तोता और तोती की मदद मिल गई थी। अब उसके बच्चों ने खाना खा लिया था और कंबल से ढककर सो गए थे। पास के पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कोवी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन थी। देखो जरा, ये गरीब रानो अब हीरो बन रही है जंगल में। सब इसकी मदद कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए शर्म की बात हो गई। हाँ, पहले तो इसे कोई नहीं पूछता था। अब देखो कैसे सब इसे दाना पानी देकर इसके साथ खड़े हो रहे हैं। हमारा मजाक बन जाएगा अगर ये ऐसे ही सबकी दुलारी बनती रही। हमें कुछ करना होगा, ऐसा कि ये दोबारा सबसे मदद मांगने लायक भी ना रहे। क्यों ना हम जंगल में सबके सामने रानो की बुराई फैलाएं। बहुत सही कहा। और अगर मौका मिले तो इसके घोंसले में कोई गड़बड़ कर देते हैं, ताकि सबको लगे कि ये झूठ बोल रही थी। तब कोई भी मदद नहीं करेगा। वाह कालू, तुम तो सच में दिमाग के बादशाह हो।
रात का समय था। जंगल में सब सो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। चुपचाप कालू कौवा और गोरी को वीरानों के घोंसले की तरफ उड़कर आए। उनके मन में बुरी योजना थी। वे रानों के घर में से दाने चुराना चाहते थे और बाद में सबको बताना चाहते थे कि रानों ने दाने चुराए थे। गोरी चुप रहना, बस थोड़ी देर में मैं रानों के घोंसले से दाने चुरा लूंगा। फिर मैं उन्हें बंटी कबूतर के घर के पास फेंक दूंगा और सबको कहूँगा कि रानों ने बंटी के दाने चुराए हैं। वाह, तब तो सब उससे नाराज हो जाएंगे और कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। कालू ने रानों के घोंसले से कुछ दाने चुपचाप उठा लिए। रानों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वो और गोरी उड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें तोता और तोती ने देख लिया। अरे ये कालू और गोरी रात के समय कहाँ जा रहे हैं और कालू के मुंह में क्या है? चलो पास चलते हैं, लगता है कोई गड़बड़ है। तोता और तोती चुपचाप उनका पीछा करते हैं। तभी वे देखते हैं कि कालू मुंह में दाने लिए हुए बंटी कबूतर के घोंसले के पास जाकर दाने गिरा देता है। समझ गई, ये रानों को फंसाने की चाल है। ये उसके दाने चोरी करके बंटी के घोंसले के पास डाल रहा है। अब बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तोता और तोती तुरंत बंटी कबूतर को बुलाते हैं और तीनों मिलकर बाकी पक्षियों को भी बुला लेते हैं। सुबह होते होते पूरा जंगल इकट्ठा हो जाता है। कालू, ये क्या कर रहे थे तुम? मेरे घोंसले के पास दाने क्यों फेंके? कालू घबराकर झूठ बोलता है। अरे नहीं, मैं तो बस उड़ते उड़ते गिरा दिए। झूठ मत बोलो कालू, हमने तुम्हें रानू के घर से दाने चुराते हुए देखा और फिर यहाँ गिराते भी देखा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे बच्चों का खाना चुराकर मुझे बदनाम करने की ये कोशिश बहुत दुखद है। जंगल के सब पंछियों को सच्चाई पता चल गई थी। कालू और गोरी शर्मिंदा खड़े थे। अब कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। रानो जैसी माँ की मदद करना हमारा फर्ज है और ऐसे जलनखोरों से बचना जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। किसी की गरीबी पर हंसने के बजाय उसका